इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी लेवल, यानी एक्टिविटी लेवल के चेंज हो जाने से, एक्टिविटी लेवल की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने की वजह से उसकी कॉस्ट पे कोई फर्क ना आए। इस एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी को एक स्पेसिफिक मेडिसिन को प्रोडक्शन और सेल करने के लिए जो राइट है उसकी लाइसेंस दी है, वो एक एनुअल, लेट सपोज उसको $50,000 रिन्यूअल अथॉरिटी को पे करने हैं, उसके लिए उसको इजाजत मिलेगी कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकती है। अब उस एक पीरियड के अंदर चाहे वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, ज्यादा प्रोड्यूस करे, चाहे उसके अगेंस्ट वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे या 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे या 100,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे या इवन 1 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करे, अंडर दी लाइसेंस या जो लाइसेंस की जो कॉस्ट है जो उसको फिक्स्ड पे करनी है, उस पर कोई चेंज नहीं आना। तो ये एग्जांपल किसकी होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट की, जिसमें टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है। क्या है जी? द टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट फॉर्म में देखें ना, अगर हम फिक्स कॉस्ट को क्या कैलकुलेट करें? पर यूनिट, यानी पर एक्टिविटी लेवल एस्टिमेट करें, तो आपको इसके अंदर एक खास पैटर्न नजर आता है कि एक्टिविटी लेवल की इंक्रीज करने से ये कॉस्ट डिक्रीज करती है। वजह क्या है कि टोटल कॉस्ट तो कांस्टेंट है, अब जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे उतने ही ज्यादा यूनिट्स पे वो कॉस्ट डिवाइड होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा यूनिट्स पे वो एक कॉस्ट डिवाइड होती जाएगी। तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होती है? वो रिड्यूस होती जाती है, वो डिक्रीज करती जाती है। इनफैक्ट आपने वर्ड सुना होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कभी सुना है कि चाइना की प्रोडक्शन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब सबसे पहले तो होता क्या है, फिर मैं उसमें इसका एक रोल समझाता हूं फिक्स कॉस्ट का क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता यह है कि आप प्रोडक्शन इतनी हाई वॉल्यूम पे कर लेते हो कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट सब्सटेंशियली डिक्रीज कर जाती है, आपकी सब्सटेंशियली लो कॉस्ट पे आ जाते हो, जिससे आप मार्केट में कंपीट आराम से कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका कंपेटिटर है वो अभी उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर अचीव नहीं किया, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव है, तो आपकी ने कॉस्ट अपनी सब्सटेंशियली इतनी लो कर दी हुई है कि कंपेटिटर जितनी की शायद प्रोड्यूस करता है, आप प्रॉफिट रख के मार्केट में सेल कर रहे होते हो। उससे जाहिर है कंपेटिटर आपसे कंपीट नहीं कर पाएगा। जाहिर है वो अगर उसको एक यूनिट बनाने के लिए $30 कॉस्ट इनकर होती है, आप मार्केट में वही यूनिट $28 का तो सेल कर रहे हो, तो वो लॉस हो तो नहीं ना सेल कर सकता। तो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या होता है, फिर आप मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो। दैट इज व्हाट चाइना डज। चाइना ही तो करता है, उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी ह्यूज है कि वो पूरी वर्ल्ड मार्केट को बहुत सारी कमोडिटीज में डोमिनेट करता है। इसी वजह से तो जितनी भी मेजर कंपनीज हैं दुनिया भर की, उसकी मेजर प्रोडक्शन यूनिट जो है वो चाइना में लगी हुई, वो चाइना से सारी चीजें ले रही हैं। अगर हम एप्पल का फोन देखते हैं तो एप्पल का फोन या इवन सैमसंग का फोन मेजॉरिटी कहां प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट कहां प्रोड्यूस होते हैं? चाइना में। क्योंकि बाकी अगर वो कहीं किसी और कंट्री में जाके प्रोड्यूस करेंगे तो वो कंपीट ही नहीं कर पाएंगे कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब उसके बहुत सारे एलिमेंट है कि क्यों लार्ज वॉल्यूम की वजह से कॉस्ट रिड्यूस होती है, लेकिन उसमें एक वजह फिक्स कॉस्ट भी है। क्योंकि जब हम वॉल्यूम इतना ज्यादा अचीव कर लेते हैं, कंपनीज की फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, वो तो वहीं पे खड़ी हुई है, वो तो वहीं पर है। तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हो जाने की वजह से वो एक फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा चूंकि वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाता है? सब्सटेंशियली लो, सब्सटेंशियली लो हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो टोटल कॉस्ट का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि एक्टिविटी लेवल अगर लेफ्ट टू राइट यानी जीरो से लेके अगर एक्टिविटी लेवल अगर इंक्रीज भी हो रहा है
तो टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, टोटल कॉस्ट कॉन्स्टेंटली उतने ही लेवल पर खड़ी है। टोटल कॉस्ट में एक्टिविटी लेवल की वजह से चेंज नहीं आ रहा। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम स्पेसिफिकली हम एक्टिविटी लेवल के चेंज हो जाने की वजह से कॉस्ट में चेंज देख रहे हैं, इसमें हमने और अदर फैक्टर्स की वजह से जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है उसको हमने शामिल नहीं किया। मिसाल के तौर पे टाइम पीरियड के चेंज हो जाने से एक इन्फ्लेशनरी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, प्राइसेस बढ़ती हैं कम होती है ना, तो एक इन्फ्लेशनरी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। हम इन्फ्लेशनरी इंक्रीज या डिक्रीज को यहां पे मेजर नहीं करे, उसके इफेक्ट को अपने इग्नोर किया। हम प्योरली किस पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहे हैं, एक्टिविटी लेवल के चेंज हो जाने की वजह से कॉस्ट पे। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉस्ट पर यूनिट की, तो जैसे कि बता चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, एक्टिविटी लेवल अगर लो है तो कॉस्ट पर यूनिट हाई होता है। जैसे जैसे आप अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करते हो कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करता है। ये है पहला कॉस्ट का बिहेवियर विच इज फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आ गया ये बात? क्यों जी, समझ आ गया? आगे बढ़े हम। सॉरी, अच्छा सॉरी, सवाल आया हुआ जी, सैरिश बताएं क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा सॉरी सैरिश, आप कोशिश क्या करो कि क्योंकि मैं मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर रहा होता हूं तो चैट टू एवरीवन में क्वेश्चन करो। सैरिश का क्वेश्चन ये है कि चाइना में क्यों लोग बना रहे हैं, चाइना में प्रोडक्शन करने की इनिशियली उन्होंने कैसे अट्रैक्ट किया, वो अपनी चीप लेबर फोर्स से किया। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड कंपनी आपको यूएस की होती है या जर्मन कंपनी, इवन जापानीज कंपनी, जर्मन वैसे कम है, जर्मनी एक ऐसी कॉम है वो अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करना प्रोड्यूस करती है, लेकिन बाकी इवन जापानीज कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्शन वो चाइना में करते हैं। अब इसकी ना डिफरेंट बहुत सारी रीजंस है। देखो, एक कंपनी को अगर कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उसके यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, है ना, और स्किल लेबर वर्कफोर्स भी चाहिए जो वो यूनिट बना सके, उससे रेलेवेंट उसकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, है ना। अब इस वक्त अगर मैं आज करंट बात करूं तो चाइना की पोजीशन इन तीनों मामलों में स्ट्रांग हो गई है। क्यों? क्योंकि हर तरह की कंपनी, किसी भी दुनिया की तरह की कंपनी है, वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर चाइना में ही कर रही है। तो आज अगर मुझे किसी कोई नई प्रोडक्ट कमोडिटी की कोई फैक्ट्री लगानी है तो उससे रेलेवेंट मुझे जो मटेरियल चाहिए, अगर मैं पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाता हूं तो मुझे उससे जो रेलेवेंट मटेरियल चाहिए वो मुझे अवेलेबल ही नहीं होगा, वो मुझे अवेलेबल नहीं होगा। जबकि अगर मैं फैक्ट्री चाइना में लगाता हूं तो चाइना में तो हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल है, हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल है। तो इसका मतलब यह है कि चाइना में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए उसकी एक्सेस बहुत आसान है एज कंपेयर टू दी अदर। ठीक है, इस वजह से चाइना में फैक्ट्री लग रही है। सेकेंड, मुझे स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। अब इस वक्त चाइना के अंदर मैं हर तरह की, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नेचुरली हर तरह की लेबर वहां पे ट्रेंड है। आपको कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं या आपकी कोई और लेबर वर्कफोर्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो हर चीज चाइना में चूंकि बनती है, तो इसका मतलब है वहां पे आपको ट्रेंड लेबर भी मिल जाती है। हर जगह पर नहीं बोल सकते, जिस तरह मैं मिसाल देता हूं, स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर स्पेशली ये जो हम फुटबॉल मैन्युफैक्चर करते हैं, अभी भी वर्ल्ड वाइड
जो हैंडमेड फुटबॉल है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान, वो सबसे ज्यादा यूज होता है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान से बन के जाता है, वो चाइना से नहीं बन के जाता। अब इसकी क्या वजह है? देखो, हैंडमेड फुटबॉल बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक किस्म की लेबर स्किल्स चाहिए। नेचुरली होता क्या है कि एक रीजन के अंदर जहां ट्रेंड होता है वहां पे ये स्किल नेचुरली अवेलेबल होती है। जिस तरह सियालकोट के अंदर ये स्किल कि फुटबॉल कैसे मैन्युफैक्चर करना है वो ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल। वहां पे कोई अलग उनकी वो क्लासेस नहीं लेनी पड़ती। वहां पे इतना ज्यादा लोग उसमें ये स्किल्स उनके पास ही अवेलेबल हैं कि समझ लो कि एक नस्ल, जितनी उनकी नस्ल जनरेट होती है, आधे लोगों को बगैर किसी क्वालिफिकेशन, बगैर किसी ट्रेनिंग के अच्छा फुटबॉल बनाना आता है उनको। नेचुरली एक लेवल स्किल मौजूद है। इसी वजह से किसी बड़े ब्रांड को भी इवन को फुटबॉल बनाना, वो भी हैंडमेड स्पेशली अगर फुटबॉल बनाना है, तो वो किसको प्रेफर करेगा? पाकिस्तान को, क्योंकि स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। वो किसी और कंट्री में जाके अगर वो फैक्ट्री लगाएगा तो उसको वो स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं होगी, उसको खुद तैयार करनी पड़ेगी। प्रॉबेबली ट्रेनिंग करने के बावजूद वो इतना शायद उस क्वालिटी पे उसको रीच ना कर पाए। ठीक है, तो क्या होता है? स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी। इसी तरह से चाइना जो है वो लार्ज मशीनरी में भी क्योंकि इन्वॉल्व है। अब लार्ज मशीनरी में की वजह से क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज चाहिए, जो भी मशीनरी आज मॉडर्न चाहिए, वो भी चाइना में अवेलेबल है। तो इसलिए अगर आज किसी बिजनेसमैन को बड़े स्केल के ऊपर काम करना है तो चाइना में फैक्ट्री लगा के उस फैक्ट्री लगाना उसके लिए ज्यादा आसान है। रेगुलेटरी इश्यूज को हम निकाल देते हैं, हमें तो वीजा भी नहीं ना मिलता, तो इस इश्यूज को निकाल देते हैं। तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना जो है वो ज्यादा सूटेबल है बनस्पतन किसी और कंट्री में जाके लगाया जाए। ठीक है, उससे अब क्या होगा? देखो, चाइना में फैक्ट्री लगाई है, उसको रॉ मटेरियल भी करीब से मिल जाएगा, एक्सेस टू रॉ मटेरियल आसान है, एक्सेस टू स्किल्ड वर्कफोर्स आसान है। अगर वो कहीं और लगा रहा है और वहां पे एक्सेस टू मटेरियल मुश्किल है, तो प्रोबेबली उस क्वालिटी का मटेरियल ना मिले, या मटेरियल मिले तो चूंकि वो दूर से मिल रहा है तो उसकी कैरेज कॉस्ट बहुत हाई होगी। ठीक है, तो इन चीजों की वजह से चाइना इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसने कब्जा किया हुआ एक तरह। ठीक है, ये इनिशिएट उन्होंने किया था एक्चुअली पूरी दुनिया में। जब उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया वो आज से कोई आप समझ लो 60-70 ईयर्स बैक, वो ड्यू टू चीप लेबर वर्कफोर्स थी। उस वक्त टेक्नोलॉजिकल इतना नहीं था, लेकिन चीप लेबर वर्कफोर्स में, और उन्होंने बिजनेस से इंसेंटिव इतने दिए थे फैक्ट्री में कि दुनिया भर ने जाके वहां पे जाके फैक्ट्री सेटअप कर ली। अब वो चूंकि सेटअप है तो किसी को भी करना है, अब शायद वो इंसेंटिव ना भी हो, लेबर भी अब उतनी चीप नहीं रहेगी वैसे जितनी 60-70 ईयर्स बैक हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद अभी भी अब स्किल्स जो उन्होंने इसमें एक्वायर कर ली, और अब जो हर तरह के मटेरियल जो चूंकि सोर्स मटेरियल वहां पे अवेलेबल है, तो चाइना वहां पे प्रोडक्शन करना यस कॉस्टली होता है। इसीलिए जितनी भी आप यू नेम एनी कंपनी, आपको पता लगेगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग, असल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में ही होती है। ठीक है, चलें जी आगे बढ़े हम।